हेलो बच्चों, वेलकम टू पी एकेडमी। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, यदि एक मैग्नेटिक फील्ड लें और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएं, तो मूव करवाने पे उस चार्ज पार्टिकल के पाथ कैसे कैसे होंगे। आज इन बातों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके ये टॉपिक समझ में आ सकता है। ये हमारा क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोडायनामिक्स से लिया हुआ है। आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड फील्ड से। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम कभी भी किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी के साथ में मूव करवाएं, तो उसमें हमारे 3 पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल का पाथ एक हेलिकल पाथ हो। तो यहाँ पे 3 केसेस बनने वाले हैं और इन तीनों केसेस को हम 1 बाय 1 करने वाले हैं। मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें वीडियो पूरा देखने के बाद कि आपको क्या समझ आया और आपको क्या अच्छी बात लगी इन वीडियोस में कि आपने हमारे वीडियो को चूज़ किया और पूरा देखा। ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा, आप देख सकते हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज हमारा क्यू है, उसको वेलोसिटी वी वेक्टर, इसका मतलब इसका वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड वी वेक्टर है, जो कि बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाता है। और यदि ऐसा कोई केस हो तो थीटा एंगल के साथ देखिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा फोर्स लगेगा नॉर्मली इनवर्ड। अब देखिए कैसे लगेगा और कैसे इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और मैं दावा करता हूँ कि इसे देखने के बाद में आप सीख जाएंगे कि किस तरह से हम फोर्स निकालते हैं, क्या रिलेशन है बिटवीन दिस 3 फैक्टर्स, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, एंड एक चौथा जो है वो है आपका चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो देखिए, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन बी वेक्टर यानी एक मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स एफ वेक्टर इज गिवन बाय क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लोरेंट्ज़ फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वेक्टर इज इक्वल टू वो होता है क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यहाँ से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड आता है आपका क्यू वी बी साइन थीटा। समझ आया? अब कैसे आया देखिए, यहाँ पे जब आपको पता होगा कि वी वेक्टर और बी वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वी बी साइन थीटा आ जाएगा। ओके, आपने देखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, आपने पढ़ा होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो हमारा ए बी साइन थीटा और एन कैप होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगी, सिंपल मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि इसका जो फोर्स आया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यह है क्यू वी बी साइन थीटा। चलिए, अब यहाँ पे ये थीटा क्या है, देखिए थीटा जो है वो वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल डायरेक्शन होगी। अब नॉर्मल डायरेक्शन कैसे होगी, आपने देखा होगा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, उसकी हेल्प से हम आराम से ऐसे वेक्टर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो एफ वेक्टर है वो वी वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के ही परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो अगर हम वी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को स्प्रेड आउट करें एंड बी वेक्टर की डायरेक्शन में उन्हें कर्ल करें तो थंब जो होगा वो हमारा
फोर्स की डायरेक्शन देगा। ओके, तो आप देख सकते हैं अपने राइट हैंड को लेकर वी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको अपनी फिंगर्स को स्प्रेड आउट करना है एंड बी वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो यहाँ से आपके फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी इनसाइड द पेज, और आप कह सकते हैं नॉर्मली इनवर्ड। इसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और एक बात हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब इस तरह से मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स इस तरह से दिया जाता है, इसको मैग्नेटिक लोरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस होंगे। अगर वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनाया हुआ एंगल, देखिए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, वी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, और इनके बीच में एंगल थीटा था, तो इस केस में यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वी वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी, और इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ से वी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, थीटा विल बी इज इक्वल टू 0। ओके, and if v vector is anti-parallel to b vector, theta will be is equal to 180 डिग्री। f वेक्टर नेट जो होगा हमारा, यानी ये जो फोर्स आता है वो इस केस में 0 आएगा, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये हमारा इर्रिस्पेक्टिव होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे जो भी आप क्वांटिटी ऑफ चार्ज ले लें। और यदि आप उस चार्ज को, चाहे जितना भी बड़ा चार्ज हो, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वेलोसिटी दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। वो अब फोर्स ना लगने की वजह से उसका जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन में। अंडरस्टैंड? अब यदि देखा जाए कि फोर्स ज़ीरो होने पे जो एक्सेलरेशन होता है वो भी हमारा ज़ीरो ही हो जाता है, क्योंकि फोर्स इज़ गिवन बाय m इंटू ए। अगर f ज़ीरो हो जाए तो a भी ज़ीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो हमारा पाथ जो होगा वो स्ट्रेट होगा। अंडरस्टैंड? पाथ विल बी स्ट्रेट पाथ। इसी का सेकेंड केस ये भी हो सकता है कि यदि हम v वेक्टर और b वेक्टर को दोनों को ही परपेंडिकुलर ले लें, यानी v वेक्टर और b वेक्टर की डायरेक्शन, जैसे v वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाए और b वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाए, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री होने के केस में जो हमारा फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि फोर्स अभी देखा था आपने वो क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल था, और थीटा की वैल्यू इस केस में 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है, तो फोर्स भी यहाँ से मैक्सिमम आ जाएगा। तो फोर्स मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी बी। अंडरस्टैंड? फोर्स इतना आने के बाद यदि हम बात करें इसके कुछ पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स कैसे कैसे निकल के आएंगे यहाँ से, अगर फोर्स मैक्सिमम है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा हमारा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए ये बात तो हम पहले ही जान चुके थे कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, यानी मैग्नेटिक लोरेंट्ज़ फोर्स, वो हमारा ऑलवेज वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से हमें फोर्स मैग्नेटिक जो होगा, मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो किस तरह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेगा। ओके, क्योंकि भाई वेलोसिटी और बी वेक्टर इन दोनों के ही परपेंडिकुलर रहने वाला है हमारा एफ वेक्टर। अंडरस्टैंड? और परपेंडिकुलर रहने की वजह से अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी ये है तो फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर तब रह सकती है जब ये पार्टिकल हमारा एक सर्कल में मूव करे। ठीक है,
अब सर्किल में मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। बैलेंस करने की वजह से ये दोनों ही फोर्सेस हमारे इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में हमें पता है कि F मैग्नेटिक इज इक्वल टू F सेंटीपिटल और क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आपको पता है कि सेंटीपिटल फोर्स जो है वो इसकी हेल्प से दिया जाता है और मैग्नेटिक फोर्स हमारा इतना आया क्यू वी बी, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली। तो इसे सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू आती है एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये जो होगा वो रेडियस ऑफ द सर्किल होगा। ओके, अगर हमसे रेडियस निकालने के लिए कहा जाए तो हम इजीली रेडियस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखिए इस केस में हमारा पाथ तो सर्कुलर होगा और वर्क डन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑलवेज ज़ीरो। यानी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा कोई भी वर्क डन नहीं करता, ये ऑलवेज ज़ीरो होता है। केस थर्ड अगर देखा जाए तो केस थर्ड है इसका, इफ़ वी वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद बी वेक्टर देन एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमें पहले से ही पता है कि इतना होता है। इसी को हम मैग्नेटिक लोरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। अब यदि देखा जाए, मान लीजिए हम एक नेक्स्ट केस ले रहे हैं जिसमें हमारा जो बी वेक्टर है वो वी वेक्टर के साथ में थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स तो हमें पता चल गया कि ये जो लगने वाला फोर्स होगा वो वी वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये दोनों वी वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के सेम प्लेन में हैं तो ये उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। ओके, तो अब देखिए अगर वी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसका एक कंपोनेंट वी कॉस थीटा होगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि वी साइन थीटा के बराबर है। इसको हम कह सकते हैं दिस इज वी परपेंडिकुलर एंड दिस इज वी पैरेलल। ओके, तो यहाँ से आपको पता चला कि यहाँ से मैग्नेटिक जो आपकी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसके दो कंपोनेंट हैं। तो इस कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, क्योंकि हमने देखा था कि जब वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल का पाथ आता है वो एक सर्कुलर पाथ आता है। ओके, तो हमें पता चला कि वी साइन थीटा की वजह से इसका एक सर्कुलर पाथ होगा। ओके, तो यहाँ से देखिए यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं कि परपेंडिकुलर जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट है वी का, वी कॉस थीटा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक लीनियर मोशन के लिए, यानी चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक सर्कुलर मोशन के लिए, तो चार्ज पार्टिकल एक सर्किल में भी मूव करेगा। ओके, अब जब इन दोनों ही मोशंस को कंबाइन किया जाएगा तो यहाँ पे ये वाला पाथ आएगा और इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। तो ओवरऑल पाथ जो होगा वो हेलिकल पाथ होगा और रेडियस ऑफ दिस जो होगी वो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, आर इज़ इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, क्योंकि इसमें सिर्फ वी परपेंडिकुलर ही है जो इसके सर्कुलर पाथ में के लिए हेल्प करता है, यानी सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ आई आपको? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें पता चल ही गया है कि रेडियस जो है वो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी होता है, तो आपने देखा होगा वी परपेंडिकुलर की वैल्यू वी साइन थीटा, तो आर इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। ओके, और अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड जो होता है वो हमारा 2 पाई आर अपॉन स्पीड। देखिए आपका यहाँ पे एक सर्किल है, चलिए यहाँ पे मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक है। उस सर्किल को पूरा करने में जो डिस्टेंस चलता है वो हमारी 2 पाई आर हो जाती है, क्योंकि इसकी सरकमफेरेंस जो होती है वो 2 पाई आर, और एक पूरा चक्कर लगाने में लगा हुआ टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो अगर हम डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर दें तो हमारी स्पीड आ जाती है, और स्पीड
यदि हमें पता है और टाइम पीरियड हमें निकालना हो तो टाइम पीरियड इधर ले जाइए, 2πr अपॉन स्पीड यहाँ ले आइए, तो इससे हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 2πr अपॉन स्पीड। और 2πr की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आप रख सकते हैं। और स्पीड जो है वो हमारी v साइन थीटा। आपने देखा होगा यदि हमारा पार्टिकल ऑलवेज सर्किल में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जो होगी उसका ये ऑलवेज फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, और ये होगा हमारा v साइन थीटा के इक्वल। ओके, तो v साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कटा, v से v कटा, m अपॉन क्यू बी, 2πm अपॉन क्यू बी हमारा बनता है टाइम पीरियड। चलिए, इतना करने के बाद यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमें बताया कि टाइम पीरियड का इन्वर्स ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से टाइम पीरियड हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इस फॉर्मूले को जब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इसमें रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी कि F इज़ इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm। अब देखिए, यदि पिच की बात करें तो पिच आपने देखा होगा जब हेलिकल पाथ आया तो हेलिकल पाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे सर्कल्स हैं इनमें एक यहाँ से एक डिस्टेंस है, और इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। और ये डिस्टेंस हमारी किस वेलोसिटी की वजह से आई? आपने देखा होगा v पैरेलल यानी v cos थीटा, इस कंपोनेंट की वजह से आई। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ आने में लगा हुआ टाइम पीरियड तो यही है, लेकिन इस पर वेलोसिटी ये ली जाएगी। ओके, तो डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो वेलोसिटी में टाइम पीरियड की मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो यही डिस्टेंस जिसको हमने पिच कहा है, पिच इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम यहाँ पे टाइम पीरियड है, तो v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। ओके, v cos थीटा आपने देखा होगा ये पैरेलल कंपोनेंट है, और यहाँ से जब टाइम पीरियड की वैल्यू इसमें प्लेस की जाएगी 2πm अपॉन क्यू बी, तो ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा इतना। और यहाँ से आप इसे सॉल्व करने पे निकाल सकते हैं 2πmv cos थीटा अपॉन क्यू बी, तो ये हो जाएगा पिच। अंडरस्टैंड? उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बस एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।